नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि शाम में RWA का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जाता है, जिसमें से अब तक हमने 5 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर दिए हैं। आज का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 6वां है। इससे पहले का अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। साथ ही साथ बात करें दोस्तों तो सुबह में हमारा जो है यूथ कंपटीशन का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जाता है। अगर उसका वीडियो आप नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके यूथ कंपटीशन का भी वीडियो देख सकते हैं। अगर बात करें दोस्तों यूथ कंपटीशन हो या RWA का प्रैक्टिस सेट हो या फिर किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट हो, तीनों को आप डाउनलोड करना चाहते हैं PDF, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहां से जाके जो है PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर दोस्तों टेलीग्राम चैनल का लिंक काम नहीं कर रहा है तो आप अपने टेलीग्राम में जाइए, वहाँ सर्च कीजिए टेस्ट वाला 22 32 24। ठीक दोस्तों, टेलीग्राम में जाइए, वहाँ सर्च कीजिए 22 32 24, तो आपको जो चैनल आएगा उसमें आप ज्वाइन होकर वहाँ से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का हम प्रैक्टिस सेट नंबर 6वां शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों कि किन 3 वेदों को जो है संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा जाता है। किन वेदों को जो है मिलाकर वेद त्रयी कहा जाता है। ऑप्शन आपके सामने है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद को, या फिर बी ऑप्शन है ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद को, या सी ऑप्शन है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, या डी ऑप्शन है यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो दोस्तों बात करें वेद त्रयी जो कहा जाता है, वेद त्रयी में आपका अथर्ववेद शामिल नहीं होता है। तो अथर्ववेद जिन ऑप्शन में दिया गया है वह हमारा गलत होगा। अथर्ववेद किन किन ऑप्शन में दिया गया है, तो 3 ऑप्शन में हमारा अथर्ववेद दिया गया है, जो कि अगर याद करने की बात करें दोस्तों तो वेद त्रयी से लास्ट का जो वेद है अथर्ववेद उसको हटा दिया जाता है। बाकी बचते हैं जो 3 वेद, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, यह संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा जाता है। वेद त्रयी में आपका अथर्ववेद शामिल नहीं होता है। ठीक, वेद त्रयी में कौन शामिल नहीं होता है, अथर्ववेद। ठीक, अब आपका आंसर है बिल्कुल सही होगा ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें पूछा जा रहा है कि जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को किस दर्शन से ग्रहण किया है। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को जो है किस दर्शन से ग्रहण किया है। ऑप्शन आपके सामने है, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन या फिर योग दर्शन से। पूछा गया है इसमें कि जो है जैन धर्म ने अपने जो है आध्यात्मिक विचारों को किस दर्शन से ग्रहण किया है। तो जैन धर्म जो अपना आध्यात्मिक विचारों को ग्रहण किए हैं दोस्तों, यह सांख्य दर्शन से। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही होगा। सांख्य दर्शन से जो है जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को ग्रहण किए हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें पूछा जा रहा है, कह रहा कि पहला हूण आक्रमण कब हुआ था। पहला हूण आक्रमण कब हुआ था दोस्तों, एक मिनट। पूछा जा रहा है कि पहला हूण आक्रमण कब हुआ था। 358 ईस्वी में, 458 ईस्वी में, 558 में या फिर 658 ईस्वी में। तो पहला हूण आक्रमण जो हुआ था दोस्तों, यह हुआ था स्कंदगुप्त के शासनकाल में। हूण आक्रमण कब हुआ था, पहला हूण आक्रमण स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था 458 ईस्वी में। कौन, 458 ईस्वी में जो है पहला हूण आक्रमण होता है स्कंदगुप्त के शासनकाल में। हूण और स्कंदगुप्त के बीच में एक युद्ध होता है जिसे कहा जाता है हूण आक्रमण, जिसमें जो है हूणों की पराजित होती है। हूण जो है बुरी तरह से हार जाते हैं पहले आक्रमण में, जो कि 458 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है कि कौन से पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत की थी। पूछा गया है ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत करने वाले कौन व्यक्ति हैं। फ्रांसिस्को डी अल्मोडा, या फिर अल्फांसो डी अल्बुकर्क, या फ्रांसिस कैरन है, या फ्रांसिस मार्टिन है। तो दोस्तों इसमें पूछा गया है ब्लू वाटर पॉलिसी की जो शुरुआत किया था, यह किया था दोस्तों आपका फ्रांसिस डी अल्मोडा किया था। फ्रांसिस्को डी अल्मोडा जो है ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत किया था दोस्तों। तो ऑप्शन कौन होगा, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही होगा।
अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है कि कह रहा है कि किस वर्ष बंगाल की दीवानी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त हुई थी। किस वर्ष बंगाल की दीवानी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त हो गई थी। ऑप्शन आपके सामने है, 1765 ईस्वी में, 1554 ईस्वी में, 1880 ईस्वी में या 1658 ईस्वी में। तो बात की जाए दोस्तों कि जो बंगाल का दीवानी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त हुआ था, यह बक्सर के युद्ध से प्राप्त हो गया था। बक्सर के युद्ध के बाद जो है बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की जो दीवानी है वह ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त हो गई थी। अब बताइए बक्सर का युद्ध कब हुआ था। तो बक्सर का युद्ध आप सभी लोगों को पता होगा कि 1765 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। ठीक, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें पूछा जा रहा है, मित्र मेला संगठन किस वर्ष स्थापित किया गया था। जो मित्र मेला एक संगठन था, किस वर्ष स्थापित किया गया था। 1900 में, 1856 में या 1899 में या 1905 में स्थापित किया गया था। मित्र मेला संगठन की बात करें दोस्तों, तो मित्र मेला संगठन जो है 1899 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। इसका संगठन, इसका जो स्थापित किया गया था, इसके संस्थापक की बात करें तो इसके संस्थापक जो हैं वीर सावरकर हैं। कौन है? वीर सावरकर, वीर सावरकर हैं दोस्तों। और यही जो मित्र मेला है, मित्र मेला की स्थापना 1899 ईस्वी में होती है। यही आगे जाकर 1904 में जो है 1904 में इसका नाम बदलकर अभिनव भारत समाज रखा गया था। 1904 में जो है मित्र मेला का नाम ही 1904 में बदलकर अभिनव भारत समाज या फिर यंग इंडिया सोसाइटी के नाम से जाना गया था। ठीक, 1904 में जो है अभिनव भारत या यंग इंडिया सोसाइटी के नाम से जाना गया था। किसको? मित्र मेला संगठन को। मित्र मेला संगठन के संस्थापक कौन है दोस्तों? तो इसके संस्थापक की बात करें तो वीर सावरकर हैं। कौन है? वीर सावरकर मित्र मेला संगठन के संस्थापक हैं। अगला प्रश्न है, सातवां प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है, इसमें है रैले आयोग को खाली स्थान दिया गया है कि रैले आयोग को में सुधारों की संतुष्टि करने के लिए नियुक्त किया गया था। रैले आयोग को जो है किस व्यवस्था को सुधारने के लिए जो है संतुष्टि करने के लिए नियुक्त किया गया था। रैले आयोग जो है किसके लिए जो है नियुक्त किया गया था। ऑप्शन आपके सामने है, पुलिस व्यवस्था को, न्यायिक व्यवस्था सुधारने के लिए, प्रारूप प्रबंधन को या शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए। तो बात की जाए दोस्तों रैले आयोग की, तो रैले आयोग जो है शिक्षा व्यवस्था में सुधारों की संतुष्टि के लिए नियुक्त किया गया था। किसके लिए? शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए जो है रैले आयोग को नियुक्त किया गया था। इसके अगर दोस्तों दूसरे नाम की बात करें तो इसका दूसरा नाम जो है विश्वविद्यालय आयोग के नाम से भी जाना जाता है। विश्वविद्यालय आयोग के नाम से भी जाना जाता है शिक्षा व्यवस्था को। इसमें पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी की आत्मकथा का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था। महात्मा गांधी की जो आत्मकथा थी उसको अंग्रेजी में अनुवाद करने वाले कौन व्यक्ति हैं? मीरा बहन है, जॉनाथन डंकन है, महादेव देसाई हैं, रविंद्रनाथ टैगोर हैं। तो महात्मा गांधी की जो है महात्मा गांधी की आत्मकथा को अंग्रेजी में अनुवाद करने वाले जो व्यक्ति हैं यह कौन है? महादेव देसाई हैं। कौन है? महादेव देसाई। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, नौवां प्रश्न है। नौवां प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है, इसमें किस एक्ट के तहत कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। उच्चतम न्यायालय की स्थापना जो है किस एक्ट के तहत की गई थी? 1853 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के तहत या 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, 1858 का भारत शासन अधिनियम के तहत या 1909 के मार्ले मिंटो के एक्ट के तहत जो है कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। इसमें पूछा गया है कि कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना जो है किस वर्ष की गई थी, किस एक्ट के तहत की गई थी। तो कलकत्ता में जो उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी दोस्तों, यह 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई थी। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में जो है 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है
और उसके एक वर्ष बाद जो है 1774 ईस्वी में कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है और उसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं एजीजा एम्पे थे। कौन थे? एजीजा एम्पे। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 10वां प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है कि गुजरात में, खाली स्थान दिया गया है, गुजरात में झील वस्तुतः एक कृत्रिम जलाशय है जो मौर्य काल से बनाई गई थी। गुजरात में कौन झील है जो मौर्य काल में बनाई गई थी, यह ऑप्शन पूछा गया है। तो ऑप्शन आपके सामने है, पुष्कर झील थी, लोनार झील है, लोकटक झील है, सुदर्शन झील है। तो गुजरात में कौन सी झील है जो मौर्य काल में बनाई गई थी? तो गुजरात में एक सुदर्शन झील है दोस्तों, यह जो है मौर्य काल में बनाई गई थी। सुदर्शन झील जो है मौर्य काल में बनाई गई थी। अगर इसके निर्माण की बात करें तो इसके निर्माण करने वाले दोस्तों हैं, सुदर्शन झील का निर्माण मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। सुदर्शन झील का निर्माण कौन करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। कौन करवाया था? सुदर्शन झील का निर्माण कौन करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें पूछा जा रहा है, 11 नंबर का प्रश्न है, कौन सा सबसे ऊंचा भारतीय पर्वत शिखर है? इनमें से कौन सा सबसे ऊंचा भारतीय पर्वत शिखर है दोस्तों? ऑप्शन आपके सामने है, कंचनजंगा, कामेत पर्वत, K10 है या फिर नंदा देवी है। इसमें पूछा गया है कौन सा सबसे ऊंचा पर्वतीय शिखर है। सबसे ऊंचा की बात की जाए इन ऑप्शनों में से दोस्तों तो कंचनजंगा है। कौन है? कंचनजंगा जो है इन ऑप्शनों में से सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। इसकी ऊंचाई की बात करें दोस्तों तो 85-86 मीटर है। कितना है? 85-86 मीटर। और अगर बात करें दोस्तों कंचनजंगा कहाँ स्थित है, तो कंचनजंगा जो है दोस्तों सिक्किम और नेपाल के सीमा पर स्थित है। कंचनजंगा कहाँ स्थित है? सिक्किम प्लस नेपाल के जो है सीमा पर स्थित है। तो हमसे पूछा गया था कि सबसे ऊंचा पर्वतीय शिखर कौन है? कंचनजंगा है। कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है? 85-86 मीटर है। यह कहाँ स्थित है? तो सिक्किम और नेपाल के सीमा पर स्थित है। अगला प्रश्न है 12 नंबर का, इसमें पूछा जा रहा है, 12 नंबर का प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है कि IFSR 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है वन क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि हुई है? किस राज्य के जो है वन क्षेत्र में अधिक वृद्धि हुई है? ऑप्शन आपके सामने है, नागालैंड में, तमिलनाडु में, मिजोरम में, आंध्र प्रदेश में। तो IFSR 2021 के अनुसार जो दोस्तों हैं यह आंध्र प्रदेश के राज्य में वनों के क्षेत्र में अधिक वृद्धि हुई है। कहाँ? आंध्र प्रदेश राज्य में जो है वनों की अधिक वृद्धि देखी गई है दोस्तों। ठीक, अगले प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें पूछा जा रहा है 13 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? इनमें से जो है कौन सी नदी है जो गंगा की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है, रामगंगा है, यमुना है, घाघरा है, भीमा है। इनमें से कौन सी नदी है जो गंगा की सहायक नदी नहीं है? यह भीमा जो नदी है दोस्तों यह गंगा की सहायक नदी नहीं है। भीमा की बात करें दोस्तों तो भीमा जो है कृष्णा की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की, दक्षिण भारत की नदी है कृष्णा, उसकी सहायक नदी कौन है? भीमा है। ठीक दोस्तों, और बात करते हैं गंगा नदी की कौन सहायक नदियां हैं, तो रामगंगा है, यमुना है, घाघरा है, घाघरा के साथ गोमती है, गंडक है, कोसी और महानदी भी गंगा नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक दोस्तों, हमसे पूछा गया था भीमा किसकी सहायक नदी है, तो भीमा जो है कृष्णा की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है, कह रहा कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? जो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है यह किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में, कर्नाटक में या फिर छत्तीसगढ़ में है? तो बांदीपुर जो राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहाँ है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान? यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, इसमें 15 नंबर का पूछा जा रहा है कि भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं उत्तर प्रदेश के समवर्ती हैं? भारत के कितने
राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। तो उत्तर प्रदेश के साथ दोस्तों 8+1, ठीक दोस्तों, 8+1 बराबर 9 जो है केंद्र शासित, एक केंद्र शासित और 8 जो है राज्य सीमा साझा करते हैं उत्तर प्रदेश से। तो टोटल कितने हैं? 9। ठीक, भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करते हैं? तो यह 9 टोटल हैं। यह उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं, जिसमें से एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। अगला प्रश्न है 16 नंबर का, इसमें पूछा जा रहा है, कह रहा है कि किसी वस्तु का इको मार्क होता है। इको मार्क चिन्ह दर्शाता है कि वह उत्पाद है। कह रहा है कि किसी वस्तु पर इको मार्क चिन्ह दर्शाता है कि यह उत्पाद है। पूछा गया कि पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल है या उत्तम क्वालिटी का है या नष्ट होने वाला नहीं है या उपयुक्त सभी है। इको मार्क क्या दर्शाता है दोस्तों? इको मार्क की बात करें तो इको मार्क दोस्तों दर्शाता है पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल है। इको मार्क जो होता है यह दर्शाता है कि पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, 16-17 नंबर का प्रश्न है। इसमें पूछा गया है कि नाबार्ड का विस्तृत रूप क्या है। नाबार्ड का फुल फॉर्म पूछा गया है कि नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? तो नाबार्ड का जो फुल फॉर्म होता है सभी को पता होगा दोस्तों कि नाबार्ड का जो फुल फॉर्म होता है यह आपका होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही होगा। क्या होता है नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक दोस्तों, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें 18 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है। इसमें पूछा गया है कि भारत की पंचवर्षीय योजना प्रणाली को जो है रूस से अपनाया गया है। अगर प्रश्न में पूछा जाए कि पंचवर्षीय योजना कहाँ से अपनाई की गई है तो यह रूस से अपनाया गया है। यही एक क्वेश्चन बन जाता है आपका, पंचवर्षीय योजना प्रणाली कहाँ से अपनाई गई है? रूस से। यह हमसे पूछा जा रहा है कि पंचवर्षीय योजना प्रणाली रूस से अपनाई गई है। उस रूसी नेता का नाम क्या है जिसने पहली बार जो है रूस में पंचवर्षीय योजना को दृष्टिकोण से लागू किया था? रूस में जो है पहली बार पंचवर्षीय योजना को लागू करने वाला व्यक्ति कौन है, यह हमसे पूछा गया है। पहली बार रूस में पंचवर्षीय योजना लागू करने वाले जो व्यक्ति हैं यह आपके दोस्तों हैं, यह आपके कौन है? कौन है? जोसेफ स्टालिन है। रूस के एक व्यक्ति हैं जोसेफ स्टालिन। इन्होंने रूस में पहली बार पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई थी 1920 में। पंचवर्षीय योजना की पहली बार शुरुआत की गई थी 1920 में। पहले व्यक्ति कौन शुरुआत किए थे? जोसेफ स्टालिन ने। अगला प्रश्न है 19 नंबर का, इसमें पूछा जा रहा है कि गरीबी को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली सामान्य विधि जो आय का उपभोग के स्तर पर आधारित होती है क्या कहलाती है? पूछा गया है कि गरीबी को मापने के लिए उपयोग में की जाने वाली सामान्य विधि जो होती है आय का उपभोग के स्तर पर आधारित होती है, उसे क्या कहा जाता है? गरीबी हेल्पलाइन कहा जाता है, आय रेखा कहा जाता है, गरीबी रेखा कहा जाता है या आर्थिक रेखा कहा जाता है? तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों, इसमें पूछा गया है कि गरीबी को मापने के लिए उपयोग में की जाने वाली सामान्य विधि को जो है आय का उपभोग के स्तर पर आधारित होता है, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है दोस्तों आय रेखा। क्या कहा जाता है? आय रेखा। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो 20 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है कि हरित क्रांति आंदोलन कब से कब तक चला था? जो हरित क्रांति का आंदोलन चला था यह कब से कब चला था दोस्तों? 1965 से 1970 तक, या 1965 से लेकर 1980 तक, 1967 से लेकर 1978 तक, या 1967 से लेकर 1990 तक। तो हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई थी दोस्तों, हरित क्रांति आंदोलन की शुरुआत हुई थी यह 1967 से लेकर
1978 तक चला था। 1967 से लेकर 1978 तक हरित क्रांति आंदोलन चला था दोस्तों। कब से कब? तो 1967 से लेकर 1978 तक के। अगर बात करें दोस्तों, हरित क्रांति आंदोलन ने भारत को जो है खाद्यान्न की कमी वाले देशों की श्रेणी से निकालकर विश्व के अग्रणी कृषि देशों की श्रेणी में परिवर्तित कर दिया था। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है, 21 नंबर का प्रश्न है। इसमें दोस्तों पूछा गया है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि कितनी होती है। भारत में जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि कितनी होती है, कितने समय तक वह अपने कार्यकाल पर रह सकते हैं दोस्तों मुख्य निर्वाचन आयुक्त? 5 वर्ष तक, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर, या फिर 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु तक जो पहले हो इनमें से, या फिर डी ऑप्शन है 5 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु तक, या इनमें से जो पहले हो। तो दोस्तों जो क्या पूछा गया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या होती है, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की जो पदावधि होती है, समय होता है उनका 6 वर्ष होता है या 65 वर्ष की आयु तक, इनमें से जो पहले होता है यही दिया जाता है। ठीक, तो जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि होती है, समय होता है उनका 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु तक होता है, इनमें से जो पहले हो जाए। ठीक, अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है 22 नंबर का कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने निम्नलिखित में से मौलिक अधिकारों में से किसे जो है संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है मौलिक अधिकारों को किस भाग को, किस अनुच्छेद को जो है संविधान का हृदय एवं आत्मा कहे हैं? समानता का अधिकार को, स्वतंत्रता के अधिकार को, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार को, या फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार को कहा गया है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा दोस्तों कहा गया है कि मौलिक अधिकार के संवैधानिक उपचारों को जो है संविधान की आत्मा कहा गया है। संवैधानिक उपचारों को जो है डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा इन्हें कहा गया है कि संविधान की हृदय एवं आत्मा है। अनुच्छेद आपका अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32 में ही दिया गया है ना दोस्तों आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो अनुच्छेद 32 को कहा गया है कि संविधान का हृदय एवं संविधान की आत्मा है। किसके द्वारा कहा गया है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहा गया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो 23 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में जो है जिला आयोग समिति का गठन होता है। कह रहा है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में जो है जिला योजना समिति का गठन किया जाता है। अनुच्छेद 343 ZD के आधार पर, या फिर अनुच्छेद 244 ZD, या फिर 242 या फिर 243 के आधार पर। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है जिला योजना समिति का गठन किया जाता है? जिला योजना समिति के गठन की बात करें दोस्तों तो यह 243 ZD के अनुसार किया जाता है। 243 ZD के आधार पर किया जाता है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही होगा, अनुच्छेद जो है 243 के ZD में। ठीक दोस्तों, अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है 44 नंबर का प्रश्न है। इसमें मिलान करना है दोस्तों। इसमें दिया गया है कि राज्य दिए गए हैं और राज्यसभा के सीटों का प्रतिनिधित्व किया गया है। राजस्थान में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो राजस्थान में आपकी जो राज्यसभा की सीटें हैं दोस्तों, यह राज्यसभा में जो 10 सीटें हैं। गुजरात की बात की जाए तो गुजरात में 11 सीटें हैं। कर्नाटक की बात की जाए तो कर्नाटक में 12 सीटें हैं और पंजाब में 7 सीटें हैं। तो कौन सा ऑप्शन होगा? पहले का हमारा होता है पहला, दूसरे का तीसरा और तीसरे का चौथा। पहले का पहला किस ऑप्शन में दिया गया है? तो ऑप्शन 2 में दिया गया है, एक ए में दिया गया है और एक 3 में दिया गया है। और दूसरे का क्या ऑप्शन था? दूसरे का तीसरा था, तीसरे का चौथा। दूसरे का तीसरा सिर्फ ऑप्शन ए में दिया गया है, तो हमारा ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए वाला हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो 25 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का आधार निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? इनमें से कब जो है राष्ट्रीय आपात की घोषणा नहीं की जा सकती है? किस मुद्दे पर? युद्ध पर, या बाह्य आक्रमण पर,
आंतरिक अशांति को खतरा देखते हुए, या फिर सशस्त्र विद्रोह होने पर। तो जो है आपका राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है दोस्तों, यह 352 अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। 352 अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा जो है राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है। कब कब किन किन बातों पर लगाया जाता है दोस्तों? या तो युद्ध हुआ हो, या तो फिर आपका बाह्य आक्रमण हो, या फिर सशस्त्र विद्रोह हो, तब आपका राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है। लेकिन आपका इसमें ऑप्शन दिया गया है कि आंतरिक अशांति को खतरा देखते हुए राष्ट्रीय आपात नहीं लगाया जा सकता है। तो हमसे पूछा गया था कि कब राष्ट्रीय आपात नहीं लगाया जा सकता है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि लैक्टोमीटर जो है दूध के नापने की शुद्धता में निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है। लैक्टोमीटर का जो है दूध नापने के लिए, दूध की शुद्धता नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। और आगे कह रहा है कि और हाइड्रोमीटर जो है, हाइड्रोमीटर से तरल पदार्थों के घनत्व को निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है। खाली स्थान के सिद्धांत पर आधारित होते हैं। जो लैक्टोमीटर होते हैं और हाइड्रोमीटर होते हैं, यह किस सिद्धांत पर आधारित होते हैं? आर्किमिडीज पर, अनिश्चितता पर, या फिर विशेष सापेक्षता पर, या फिर सापेक्षता पर आधारित होते हैं। तो लैक्टोमीटर जो होता है दोस्तों, और आपका क्या दिया गया था, लैक्टोमीटर और हाइड्रोमीटर, यह दोस्तों आपका जो निर्धारित होते हैं, आधारित होते हैं, यह आपके जो आधारित होते हैं, यह होते हैं आर्किमिडीज पर आधारित होते हैं। ऑप्शन ए हमारा होता है आर्किमिडीज पर आधारित होते हैं। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है 27 नंबर का। इसमें पूछा जा रहा है कि जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थिति जो है, स्थितिज ऊर्जा को, खाली स्थान दिया गया, स्थितिज ऊर्जा में किए गए कार्यों के रूप में परिभाषित किया जाता है। जमीन के ऊपर जो है, कह रहा है कि जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय जो है स्थितिज ऊर्जा को जो है किसके रूप जो है किसके लिए किए गए कार्यों के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों, पृथ्वी के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु के गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को जो है गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन के उस बिंदु पर उठाने में किए गए कार्यों के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो क्या होता है इसका आंसर? गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन, गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है 28 नंबर का कि क्लोरीन की विरंजन क्रिया किस अभिक्रिया के कारण होती है? क्लोरीन के जो विरंजन क्रिया किस अभिक्रिया के कारण होती है? अपघटन के, या फिर जल विश्लेषण के, या फिर रेडॉक्स के, या ऑक्सीकरण के कारण होती है। तो क्लोरीन की जो विरंजन क्रिया होती है दोस्तों, यह आपकी होती है, क्लोरीन की विरंजन क्रिया जो है ऑक्सीकरण अभिक्रिया के कारण होती है। किसके कारण? ऑक्सीकरण अभिक्रिया के कारण होती है। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है कि टार्टरिक जो है, टार्टरिक अम्ल इनमें से किस में नहीं पाया जाता है? यह पूछा गया है कि टार्टरिक अम्ल जो है इन ऑप्शनों में से किस में नहीं पाया जाता है? इमली में, कच्चा आम में, अंगूर में, या फिर पालक में। तो टार्टरिक अम्ल जो दोस्तों पाया जाता है, यह खट्टे फलों में पाया जाता है। खट्टे फलों में इमली भी आपकी है, कच्चा आम भी है, अंगूर भी है। तो इसमें जो है टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, लेकिन पालक में जो है टार्टरिक अम्ल नहीं पाया जाता है। पालक में जो है टार्टरिक अम्ल नहीं पाया जाता है। अगर बात करते हैं पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो पालक में आपका ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है? कौन सा अंग जो है वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है दोस्तों? यकृत है, फेफड़ा है, आंत है, या फिर किडनी है। तो दोस्तों इसके सही आंसर की बात करें तो यकृत जो होता है, यह आपका ऑप्शन ए, यकृत जो है वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही होगा कि यकृत जो होता है वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करता है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं।
तो हिंदी का प्रश्न देखते हैं दोस्तों। इसमें पूछा जा रहा है कि जयशंकर प्रसाद जी की पहली कहानी कौन सी है। जयशंकर प्रसाद द्वारा पहली कहानी लिखित कौन है दोस्तों? गुंडा है, सालावती है, ग्राम है, मछुआ है। तो जयशंकर प्रसाद द्वारा जो पहली कहानी थी रचित की गई थी दोस्तों, यह आपकी थी कौन? ग्राम थी। ग्राम दोस्तों जयशंकर प्रसाद द्वारा पहली कहानी है। पहली कहानी का जो प्रकाशन हुआ था कब हुआ था? 1911 ईस्वी में जयशंकर की पहली कहानी जो ग्राम है इसका प्रकाशन हुआ था 1911 ईस्वी में। अगर बात करें दोस्तों तो अंतिम कहानी कौन है? तो अंतिम कहानी अगर पहली कहानी पूछ लिया तो अंतिम भी कहानी पूछ सकता है। तो जयशंकर प्रसाद की अंतिम कहानी जो है सालवती है। कौन है? सालवती है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही होगा। लेकिन हमसे पूछा गया था कि पहली कहानी कौन सी है, तो पहली कहानी ग्राम है जो कि 1911 में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है 37 नंबर का कि उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता है। मुहावरा दिया गया है कि माथे पर बल पड़ना। माथे पर बल पड़ना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? क्या होता है? सिर दर्द होना होता है, पसंद करना होता है, यह भी नहीं होता, गुस्सा करना, यह भी नहीं, असंतोष प्रकट करना अर्थात जो होता है माथे पर बल पड़ना। ऑप्शन क्या होगा 37 का? ऑप्शन डी हमारा होता है कि माथे पर बल पड़ना अर्थात असंतोष प्रकट करना। अगला प्रश्न है 38 नंबर का। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा हवा का पर्यायवाची नहीं है। इनमें से हवा का पर्यायवाची नहीं है कौन सा पूछा गया है? तो वायु, समीर, पवन, ये सब जो है हवा के पर्यायवाची है। लेकिन जो आपका सलील है, यह दोस्तों सलील आपका हवा का पर्यायवाची नहीं होता। हवा का पर्यायवाची की बात करें दोस्तों तो वायु होता है, समीर होता है, पवन होता है, और आपके क्या होता है? अनिल भी होता है आपका, और वात भी होता है, पवमान होता है, मारुत होता है। ये सब जो है आपके समीर जो है सलील, समीर के पर्यायवाची हवा के पर्यायवाची होते हैं। अगर सलील की बात करें दोस्तों, सलील किसका पर्यायवाची होता है? सलील जो है आपका यह जल का पर्यायवाची होता है। सलील किसका पर्यायवाची होता है? जल का पर्यायवाची होता है। ठीक, अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है 39 नंबर का प्रश्न है। इसमें कह रहा है कि अली और अली शब्द का युग्म जो है सही अर्थ क्या होता है? अली और अली शब्द का जो है सही अर्थ क्या होता है? अली मीन्स होता है दोस्तों आपका, अली मीन्स जो होता है यह आपका होता है भंवरा, और अली मीन्स होता है सखी होता है। भंवरा और सखी, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही होगा। 40 नंबर का प्रश्न है, हिंदी का लास्ट प्रश्न है। इसमें पूछा जा रहा है कि तृष्णा के विपरीतार्थी शब्द का चयन कीजिए। तृष्णा का विपरीतार्थी शब्द क्या होता है? तो तृष्णा का जो विपरीतार्थी विलोम शब्द होता है वितृष्णा होता है। तृष्णा का क्या होता है? वितृष्णा होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। इसमें 51 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है कि हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर ने अपने लोगों को किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया है? अपने लोगों को दोस्तों, अपने लोगों को जो है किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया है? एक्स द्वारा, जेड द्वारा, या फिर पाई द्वारा, या डेल्टा द्वारा? तो हाल ही में सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म ट्विटर है यह अपने लोगों को यक्स के द्वारा प्रतिस्थापित किया है। किसके द्वारा है? यक्स के द्वारा प्रतिस्थापित किया है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस जिसकी इस वर्ष की थीम 2023 की थी सामाजिक न्याय के लिए बाधाओं पर काबू पाना तथा अवसरों को उजागर करना, किस तिथि को मनाया गया था? अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस जो मनाया गया था दोस्तों यह किस तिथि को मनाया गया था? यह मनाया गया था आपका 17 जुलाई को मनाया गया था। ऑप्शन सी हमारा होगा 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया गया था। अगला प्रश्न इसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा देश जो है 2024 में होने वाले क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? 2024 में क्वाड जो होने वाला शिखर सम्मेलन है उसकी मेजबानी कौन करेगा? यूएस करेगा, भारत करेगा, जापान, या फिर ऑस्ट्रेलिया करेगा?
तो 2024 में जो है क्वाड के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, यह आपका भारत करेगा। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है कि भारत सरकार के किस मंत्रालय ने प्रोजेक्ट टाइगर का प्रोजेक्ट एलिफेंट के साथ विलय कर दिया गया है, जिसका उद्देश्य दोनों योजनाओं के लिए फंडिंग को तर्कसंगत बनाना और संरक्षण प्रक्रिया को बेहतर करना है। तो पूछा गया है कि भारत सरकार के किस मंत्रालय ने प्रोजेक्ट टाइगर का प्रोजेक्ट एलिफेंट के साथ विलय कर दिया है। कौन सा मंत्रालय है दोस्तों? तो यह आपका जो विलय किया गया है प्रोजेक्ट टाइगर का प्रोजेक्ट एलिफेंट के साथ विलय किया गया है, यह पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा किया गया है। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है कि वैश्विक भूख सूचकांक 2022 में भारत जो है 121वें देशों की सूची में से कौन से स्थान पर है। वैश्विक भूख सूचकांक 2022 में 121 देशों में से भारत चौथे स्थान पे है दोस्तों। तो यह आपका जो है 107वें स्थान पे है। अगला प्रश्न है इसमें पूछा जा रहा है कि किन दो देशों की नौसेनाओं के मध्य द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जो है सिलिनेक्स 2023 का 10वां संस्करण आयोजित हुआ है। किन दो देशों की नौसेनाओं के मध्य द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिलिनेक्स 2023 का 10वां संस्करण आयोजित किया गया है दोस्तों? किस देश के बीच में है? तो यह भारत और श्रीलंका के बीच है। भारत और श्रीलंका के बीच। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों, इसमें है कि भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 में किस राज्य ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया था। भोपाल के जो मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 में किस राज्य ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया था दोस्तों? उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र, कर्नाटक या फिर आंध्र प्रदेश। तो शीर्ष स्थान पर पहले स्थान पर जो था दोस्तों यह आपका महाराष्ट्र था। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न 58 नंबर का पूछा जा रहा है कि किस व्यक्ति को जो है वर्ष 2023 में भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान 2022 के लिए 97 जो है 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है कौन व्यक्ति हैं दोस्तों? यह आपके हैं दामोदर मौजे, जो कि कोंकणी के लेखक हैं। दामोदर मौजे जो हैं यह कोंकणी के लेखक हैं। इन्हें जो है 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है 59 नंबर का कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया जो है BCCI के सीनियर पुरुष चयन समिति के अध्यक्ष किसे नामित किया गया है। BCCI के सीनियर पुरुष चयन समिति के अध्यक्ष किसे नामित किया गया है? सौरभ गांगुली हैं, कपिल देव हैं, अजीत अगरकर हैं, सुनील गावस्कर हैं। तो जो BCCI के सीनियर पुरुष चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है दोस्तों, यह किए गए हैं अजीत गायकर। कौन है? अजीत अगरकर हैं। कौन है? ऑप्शन सी अजीत अगरकर। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि हाल ही में भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने जो है यज द विल्टर्स नामक पुस्तक का अनावरण किए हैं। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? जो ये पुस्तक है एज द विल्टर्स यह किसके द्वारा लिखी गई है? शशि थारूर द्वारा है, अमिताभ घोष द्वारा, चेतन भगत द्वारा, रंजीत प्रताप द्वारा लिखी गई है। तो एज द विल्टर्स जो है भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा जो है इस पुस्तक का अनावरण किया गया है। इस पुस्तक के लेखक जो हैं, इस पुस्तक के लेखक आपके हैं कौन है? रंजीत प्रताप हैं। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही होगा, रंजीत प्रताप है। अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों, इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले सैन्य अधिकारी थे जिन्हें फील्ड मार्शल के पद से सम्मानित किया गया था। फील्ड मार्शल के पद से सम्मानित किया गया था दोस्तों, कौन व्यक्ति हैं? ऑप्शन आपके सामने है, ओम प्रकाश मल्होत्रा है, गोपाल गुरुनाथ बेवूर हैं, या फिर तपेश्वर नारायण है, या फिर सैम मानेकशॉ हैं। तो दोस्तों इसमें पूछा गया है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम सैन्य अधिकारी कौन थे जिन्हें फील्ड मार्शल के पद से सम्मानित किया गया था। फील्ड मार्शल के पद से सम्मानित किया गया था सैम
जो है सैम मानेकशा को। कौन है? सैम मानेकशा। ऑप्शन जो होगा ऑप्शन डी हमारा सही होगा। इनकी बात करें दोस्तों तो इनके नेतृत्व में जो है 1971 के पाकिस्तान को हराया गया था। इन्हीं के नेतृत्व में 1971 का जो युद्ध हुआ था 1971 का, इसमें पाकिस्तान को हराया गया था इन्हीं के नेतृत्व से। ठीक दोस्तों, और इन्हें पद्म भूषण पद्म श्री से सम्मानित किया गया है। किससे? पद्म भूषण और पद्म श्री से भी सम्मानित किया गया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें पूछा जा रहा है विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने द हेग के नीदरलैंड में, वाशिंगटन डीसी, या फिर लंदन में है, या पेरिस में है। तो विश्व बैंक मुख्यालय का जो इसका विश्व बैंक का मुख्यालय दोस्तों इसकी बात करें तो इसका मुख्यालय जो है वाशिंगटन डीसी में है। कहाँ है? विश्व बैंक का मुख्यालय जो है वाशिंगटन डीसी, जो कि यूएसए में है। कहाँ है? यूएसए में है। ठीक दोस्तों, अगले प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें 63 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है कि 13 पाली नाम का लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ पारंपरिक रूप से संबंधित है? 13 पाली नाम का जो लोक नृत्य है यह किस राज्य में मनाया जाता है? सीधी भाषा में पूछी जाए तो 13 पाली नामक जो लोक नृत्य है यह किस राज्य में मनाया जाता है? असम में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, तेलंगाना में मनाया जाता है। तो 13 पाली का जो लोक नृत्य है यह आपके राजस्थान में मनाया जाता है। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। 64 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है कि लैंसडाउन पर्वतीय जो है पर्वतीय नगर स्थित है। लैंसडाउन कहाँ स्थित है दोस्तों? तो लैंसडाउन की बात करें दोस्तों तो यह आपके उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ है? उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन देख लेते हैं, लैंसडाउन पर्वतीय नगर कहाँ है? कौन सा ऑप्शन होगा? तो उत्तराखंड पहला ऑप्शन सही होगा दोस्तों। इसमें फिर पूछा जा रहा है 65 नंबर का प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? जो विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है कब मनाया जाता है? 5 जून को, 26 नवंबर को, 11 जुलाई को, 2 दिसंबर को मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस की बात करें दोस्तों तो यह 26 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई की बात कर लेते हैं तो 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है दोस्तों? तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। अगर बात करें 2 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को आपको विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 2 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। अगर वहीं बात करें 5 जून की तो 5 जून को क्या मनाया जाता है दोस्तों? 5 जून की बात करें तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। और 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को जो है विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 2 दिसंबर को जो है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, इंदिरा गांधी है, जवाहरलाल नेहरू हैं, एपीजे अब्दुल कलाम हैं। तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक हैं दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है इसमें 67 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है कि अष्टमुदी की आर्द्र भूमि में जो है स्थित है। अष्टमुदी की आर्द्र भूमि कहाँ स्थित है दोस्तों? किस राज्य में है? असम में है, तमिलनाडु, केरल में, कर्नाटक में। अष्टमुदी की बात करें दोस्तों तो यह आपके केरल राज्य में स्थित है। अष्टमुदी जो कहाँ है? केरल राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है इसमें 68 नंबर का पूछा जा रहा है कि कंबोडिया की राजधानी का नाम क्या है? कंबोडिया की राजधानी का नाम क्या है दोस्तों? सभी को पता होगा कंबोडिया जो है नामपेन ही कंबोडिया की राजधानी की जो है नामपेन है। अगला प्रश्न है 69 नंबर का विक्रम साराभाई अंतरिक्ष जो केंद्र है यह कहाँ है दोस्तों? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? श्रीहरिकोटा में, त्रिवेंद्रम में है, ट्राम्बे में है, बेंगलोर में है दोस्तों। तो विक्रम साराभाई जो अंतरिक्ष केंद्र है यह आपका त्रिवेंद्रम में है दोस्तों। कहाँ है? त्रिवेंद्रम में। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो 70 नंबर का प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न है। पूछा जा रहा है कि यह
कौन तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है? कौन व्यक्ति तय करते हैं कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है? राष्ट्रपति करते हैं, राज्यसभा का सभापति, लोकसभा के अध्यक्ष या संसदीय कार्य मंत्री करते हैं। तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्धारण जो करते हैं लोकसभा स्पीकर करते हैं या लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक दोस्तों, आज का हमारा प्रश्न जो है यहीं समाप्त होता हुआ। चलिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।